जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुल स्वागत करता हूं आपका यूपी कांस्टेबल जीके प्रैक्टिस सेट की क्लास में। दोस्तों, ये क्लास आपकी आगामी यूपी कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट है, छू ले आसमां जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल खुद ही बदल जाएगी मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और कठिनाइयों से लड़ के निकलना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। जीवन में तक कठिनाइयां आएंगी, इन्हीं कठिनाई से लड़के आपको सफलताओं की सीढ़ियों को चढ़ के ऊंचाइयों पे पहुंचना है। तो चलिए इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? दोस्तों, वो कौन सी घटना थी जिसके कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? आपके ऑप्शन है जलियांवाला बाग नरसंहार, लाला लाजपत राय पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, बंगाल का विभाजन या कामागाटा मारू हादसा। दोस्तों, अगर कामागाटा मारू हादसा की बात किया जाए, ये आपका हुआ था 1914 में। 1914 में एक भारतीयों द्वारा एक जहाज ले जाया जाता है कनाडा। वहां पे क्या होता है, उनको जहाज से उतरने के लिए मना कर दिया जाता है, मतलब कनाडा में प्रवेश नहीं दिया जाता है। कनाडा के एक शहर पड़ता है वैंकूवर, तो वहां पे दोस्तों जब उनको उतरने नहीं दिया जाता है तो वहां के सिपाहियों द्वारा विद्रोह किया जाता है। उसी को कामागाटा मारू हादसा के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं बंगाल विभाजन की, तो 7 अगस्त 1905 को दोस्तों ये बंगाल का विभाजन किया गया था। इस समय हमारे वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लाला लाजपत राय पर पुलिस का लाठीचार्ज। दोस्तों, ये घटना हमारी जो हुई थी 30 अक्टूबर 1928 को। दोस्तों, साइमन कमीशन जब आया था भारत में, तो साइमन कमीशन के विरोध में कौन कौन सा कमीशन आया था? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया था दोस्तों। तो साइमन कमीशन के विरोध में ये नारे लगा रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे। उसी में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और लाला लाजपत राय चोटिल हो गए थे। इसके ठीक 17 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये जलियांवाला बाग नरसंहार दोस्तों हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919। इस दिन दोस्तों क्या हुआ था, जलियांवाला जगह है पंजाब में, वहां पे कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे और जनरल डायर जो था वहां के पुलिस अधीक्षक था, उसने क्या किया, वहां के निहत्थे लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलवा दी और 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसी घटना के बाद जब आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। दोस्तों, हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी ने भी इसी घटना के बाद कैसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत की भूमि सीमा साझा नहीं करता है? यानी वो भारत के साथ हो सकता है जलीय सीमा साझा करता हो, लेकिन भूमि सीमा साझा नहीं करता है। म्यांमार आपका ऑप्शन है, नेपाल, भूटान या मालदीव। देखिए, जो मालदीव है ये हमारा अगर प्यारा सा भारत है दोस्तों, मैं इसको बनाता हूं रफली, ये हमारा प्यारा सा भारत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो है भूटान पड़ता है यहाँ पे, नेपाल पड़ता है ये दोस्तों ऊपर, म्यांमार पड़ता है इधर, यहाँ पे दोस्तों मालदीव पड़ता है। मालदीव के साथ हमारी जो सीमा साझा होती है वो कौन सी? जलीय सीमा साझा होती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मालदीव। ये दोस्तों हमारा प्यारा भारत है। देखिए, ये हमारा भारत है, ये हमारा नेपाल होगा, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ऊपर क्या है? चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, और यहाँ पे छोटा सा मालदीव है। मालदीव और श्रीलंका के साथ जो सीमा साझा होती है वो जलीय सीमा साझा होती है। और भारत की जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है किस देश के साथ है? 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आपके एग्जाम में आता है कि भारत देश किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा कृष्ण के द्रव्य प्रेम, ठीक है दोस्तों, का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र के लोकप्रिय हैं। मतलब वो जो है विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। आपके ऑप्शन क्या है? ख्याल, चरकुला, कजरी या रसिया।
ठीक है दोस्तों, चरकुला की बात की जाए ये भी ब्रज क्षेत्र से ही संबंधित है, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार का नृत्य है। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं का वेश धारण करते हैं, अपने सर के ऊपर 5 6 7 मटकियां जो मिट्टी के घड़े होते हैं उनको लेके उसके ऊपर दीपक जला के डांस करते हैं, और कृष्ण राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में इसको जाना जाता है। बात करते हैं ख्याल की, तो ये दोस्तों एक शैली है, एक संगीत शैली है, संगीत एक प्रकार की संगीत शैली है ख्याल जो है आपका। और ये जो कजरी है ये पूर्वी यूपी और बिहार का है, बिहार पूर्वी यूपी और बिहार का ये प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है दोस्तों, पूर्वी यूपी और बिहार का प्रसिद्ध लोकगीत है। जो आपका ये रशिया है ये क्या है, राधा और कृष्ण के द्रव्य प्रेम का गुणगान करता है और एक खुशी के मौके पे गाया जाता है। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन आज का है, नर्मदा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? यानी कि नर्मदा जो है इन आपके किस महासागर में जाके गिरती है? आपके ऑप्शन है अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रशांत महासागर तो भारत के आसपास पड़ता ही नहीं है। ठीक है, हिंद महासागर आपका भारत के नीचे पड़ता है, बंगाल की खाड़ी आपका भारत के पूर्व में है, और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, अरब महासागर, क्योंकि अरब महासागर भारत के पश्चिम में पड़ता है और नर्मदा ताप्ती दो बड़ी नदियां हैं जो भारत के पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब महासागर में गिरती हैं। ये दोस्तों आपका मैप हो गया। देखिए ये अमरकंटक पहाड़ी पठार पड़ता है, यहाँ पे अमरकंटक पहाड़ से नदी निकलती है नर्मदा, और ये है तापी, दोनों दोस्तों अरब सागर में गिरती हैं। यहाँ पे खंताब की खाड़ी पड़ती है, खंताब की खाड़ी में गिरती है, जो खंताब की खाड़ी अरब सागर में पड़ती है। और दोस्तों आपकी जो बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन सी आपकी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये दोस्तों दक्षिण भारत की 4 प्रमुख नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये चारों नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं गंगा नदी की, तो गंगा हिमालय से निकलते हुए उत्तर प्रदेश को होते हुए बिहार को 2 पार्ट बीच से डिवाइड करते हुए एक पार्ट इसका चला जाता है बंगाल में जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, दूसरा पार्ट पश्चिम बंगाल से होते हुए फरक्का बांध पड़ता है, वहां से डिवाइड हो जाता है, हुगली के नाम से जाना जाता है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनाल। ग्रैंड कैनाल दोस्तों क्या होता है, ग्रैंड कैनाल वो होता है जब नदियां बहुत मतलब हजारों वर्षों सालों से लगातार पत्थर को काट के एक सुंदर संरचना बनाती हैं। जैसे ये आपका पहाड़ है, ठीक है दोस्तों, तो इसको काट के एक ऐसे बीच से रास्ता बनाती हैं और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो जाते हैं। जैसे एक सेकंड दोस्तों, जैसे ये आपके ऊंचे ऊंचे पहाड़ ऐसे बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों, और यहाँ बीच से नदी बहती हुई इधर निकल आती है, तो ये ग्रैंड कैनाल बोलते हैं और बहुत सुंदर देखने में लगता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनाल निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया जाता है? आपके ऑप्शन है हडसन, कोलोराडो, कोलंबिया, यूकॉन। दोस्तों ये यूकॉन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। यूकॉन नदी यूएसए का जो 50वां राज्य है आपका, वहां पे बहती है। ये मुख्य भूमि से बिल्कुल अलग है। जो अलास्का पड़ता है 50वां राज्य यूएसए का, वहां पे यूकॉन नदी बहती है। तो अगर ऑप्शन में आपके कभी क्वेश्चन कोई पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग है, और वो क्योंकि अलास्का जो है वो सीमा साझा करता है कनाडा से, वो अमेरिका का पार्ट है, और वहां पे जो यूकॉन नदी यूकॉन पर्वत से निकलती है, वहां बहती है। और ये आपकी कोलोराडो नदी हो जाएगी दोस्तों, जो ग्रैंड कैनियन बनाती है। हडसन जो है अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। बढ़ते हैं, देखिए ये जो है आपका नॉर्थ अमेरिका का पूरा मैप है। ये आपका जो इधर वाला पार्ट है ये आपका पड़ेगा आपका अलास्का। ये दोस्तों क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका है आपका। यहाँ पे 5 प्रमुख झीलें हैं, उसके इधर मैक्सिको से सीमा साझा करता है, और यहाँ से नदी निकलते हुए ये मैक्सिको की खाड़ी में इधर गिरती है आपका कोलोराडो की खाड़ी में, और ये कोलोराडो नदी है ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम जो ऑपरेशन कायाकल्प है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा निर्मित किया गया है, मतलब शुरू किया गया है दोस्तों? तो ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, देखिए ऑपरेशन कायाकल्प दोस्तों है ये शुरू किया गया था 2019 में, और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं
प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और जो उच्च शिक्षा संस्थान है, उच्च शिक्षा संस्थान, इसका जो ढांचा है दोस्तों ना, इसमें क्या करना, सुधार करना। यानी जो प्राथमिक विद्यालय हैं और उच्च शिक्षा संस्थान है, इनके ढांचे में सुधार करना, और इससे दोस्तों क्या होगा, स्मार्ट स्कूल का निर्माण होगा। कौन सा दोस्तों, स्मार्ट स्कूल। इस स्मार्ट स्कूल के अंतर्गत क्या दोस्तों हो सकता, क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी आपकी, जैसे क्या होगा, डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लैब हो गया, डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, स्मार्ट कक्षाएं हो गई, स्मार्ट कक्षा, ये स्मार्ट कक्षा दोस्तों, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, डिजिटल लैब। ठीक है दोस्तों, और ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था 2019 में। दोस्तों किसी भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में यूपी स्पेशल के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और आपको इन सारी क्वेश्चन में थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी योजनाएं या जो भी मिशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए हैं वो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनका एक शॉर्ट नोट्स बना के अपने पास रख लीजिए और बार बार उनको याद करते रहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। आपका टोक्यो जो है ये किस देश की राजधानी है। आपके ऑप्शन है थाईलैंड, चीन, जापान या बाली। दोस्तों बाली क्या है, बाली जो है इंडोनेशिया का एक द्वीप है, जो इंडोनेशिया देश है उसका एक द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता हुआ करती थी, अभी जो है बोर्नियो द्वीप स्थित नूर सुल्ताना उसकी नई राजधानी परिवर्तित की गई है। और आपका थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी दोस्तों क्या है, बैंकॉक। बैंकॉक राजधानी आपकी कहाँ की है, थाईलैंड। बीजिंग की राजधानी, चाइना की राजधानी दोस्तों क्या है, बीजिंग। बीजिंग दोस्तों कहाँ की राजधानी है, बीजिंग आपकी चाइना की राजधानी है। और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जापान। जापान की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी, टोक्यो। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, थांगका निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, या लोकप्रिय नृत्य या कला शैली है। थांगका किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। आपके ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या उड़ीसा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए जो थांगका है ये किस राज्य का लोकप्रिय कला शैली है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं उड़ीसा की, उड़ीसा में एक शैली बहुत प्रसिद्ध है। आप लोग देखिए पटचित्र शैली, ये एक प्रकार की शैली है, कला शैली है और ये बहुत फेमस है। बिहार में दोस्तों इसी तरह क्या है आपकी मिथिला पेंटिंग, मधुबनी, जिसको मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं, मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जानी जाती है। मिथिला क्षेत्र में बहुत फेमस है पेंटिंग, ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और ये आपके जो थांगका है ये कहाँ फेमस है, ये सिक्किम का है, सिक्किम की लोकप्रिय कला शैली है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के मुख्य पृष्ठ के किनारों यानी बॉर्डरों का डिजाइन किसने डिजाइन किया था और इनकी कलाकृतियों को सजाया था। ये दोस्तों हमारा संविधान का फ्रंट पृष्ठ है। इसमें देखिए जो बॉर्डर पे जो डिजाइन बनी है और जो कलाकृतियां बनी हैं इसको किसने बनाया था और किसने सजाया था। आपके ऑप्शन है श्री नंद बोस, श्री प्रेम नारायण रायजादा, सैयद हैदर रजा या जैमिनी रॉय। दोस्तों ये जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं इन्होंने क्या था, जो संविधान है उसको हाथ से लिखा था, हाथ से लिखा था, से लिखा। तो ये जो हमारा संविधान जो मूल संविधान है, जो संविधान की मूल जो वो है पृष्ठ वाली जो कॉपी है उसको हाथ से लिखा जा श्री बिहारी नारायण जी ने उसको अपने हाथों से लिखा था, और उसको जो सजाने का काम, जो उसमें कलाकृतियां हैं, इसका काम किया था श्री नंद बोस ने। ये इसमें स्टार लगा लिया दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। जो प्रभावती गुप्त थी ये गुप्त साम्राज्य के किस शासक की बेटी थी। आपके ऑप्शन है कुमार गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए, जिससे क्या होगा
आपका भी थोड़ा सा रिवीजन होता रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त को किस नाम से किस लिए जाना जाता है? इसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त के बेटे कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये इनके कौन थे? पुत्र। और चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कौन थे? कुमारगुप्त, ठीक है दोस्तों। और कुमारगुप्त के पुत्र कौन थे? स्कंदगुप्त। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कौन थे? कुमारगुप्त। समुद्रगुप्त के पुत्र थे कुमारगुप्त, इनके बेटे थे कुमारगुप्त के बेटे स्कंदगुप्त थे, और चंद्रगुप्त के बेटे कौन थे? समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के कुमारगुप्त, इनके स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के दोस्तों नाम मिलता है जो आपका गिर क्षेत्र पड़ता है गुजरात में, वहां पे अशोक के समय एक झील बनवाई गई थी, सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण करवाया था इन्होंने। किस झील का? सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने। दोस्तों वहां के अभिलेख में इनका नाम मिलता है। और अगर बात करें गुप्त वंश की जानकारी, तो गुप्त वंश की जानकारी ताम्र अभिलेख में मिलती है, जो प्राप्त हुआ था पुणे से। गुप्त वंश की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ताम्र अभिलेख से, जो पुणे से प्राप्त हुआ था। और आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इनकी बेटी कौन थी? प्रभागुप्त थी, और ये कुमारगुप्त की बहन थी। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अभी जो है हाल ही में पूर्ण बालिका सैनिक विद्यालय का जो है उद्घाटन किया है। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया है? आपके ऑप्शन है मथुरा, लखनऊ, आगरा या कानपुर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा। तो मथुरा में राजनाथ सिंह द्वारा अभी बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। आपका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि हैं दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आपके ऑप्शन क्या है? फ्रांस, ब्राजील, हंगरी, स्विट्जरलैंड। देखिए सारे देश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर बात करते हैं स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? जिनेवा। जिनेवा कहाँ की कैपिटल है? स्विट्जरलैंड की। जिनेवा में बहुत इंपॉर्टेंट मुख्यालय कौन कौन से दोस्तों? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO और ILO। ठीक है दोस्तों, अगर WHO की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1948 में। अगर WTO की बात करते हैं दोस्तों तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1995 में। और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। ठीक दोस्तों, अगर ब्राजील की राजधानी क्या होगी? कि ब्राजीलिया, ये आपकी क्या? ब्राजील की कैपिटल हो जाएगी। हंगरी की कैपिटल क्या होगी? बुडापेस्ट। दोस्तों जो विश्व की कैपिटल हैं, ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन आए आप उनकी कैपिटल को जरूर लिखिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके कैपिटल बार बार रिवाइज होते रहेंगे और धीरे धीरे याद हो जाएंगे। कैपिटल बहुत सारी हैं, एक बार याद करने में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन बार बार आप जब किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं तो आपको याद हो जाता है। तो दोस्तों इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? फ्रांस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2016 में विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जो मीडिया ने हाइप बना रखी है कि 2014 के बाद देश की स्थिति बदल गई है। और एक क्वेश्चन कब का है? 2016 का। और अभी आपने धुरंधर मूवी में देखा है विमुद्रीकरण की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, आप इसका बताइए आंसर क्या होगा? श्री नरेंद्र मोदी, श्री मनमोहन सिंह, श्री अटल बिहारी वाजपेयी या श्री LK आडवाणी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। ठीक दोस्तों, इनके पहले आपके जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। उनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। जो एक सपना होता है सबका कि अपने समय में, ये भाग्यशाली लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि एक समय में
अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री और एपीजे अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे। शायद ये दशकों तक या सैकड़ों दशकों तक ऐसा कभी कोई दौर नहीं आएगा जो इतना स्वर्णिम युग देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज, यानी जो नागरिकों के पास डिजिटल दस्तावेज वॉलेट होता है को प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण करना है। तो कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है? आपके ऑप्शन है मतदाता हेल्पलाइन, डिजी लॉकर, उमंग या पीएमओ इंडिया। दोस्तों ये उमंग की बात करते हैं, ये केंद्र सरकार की योजना है। उमंग क्या है दोस्तों? केंद्र सरकार की एक योजना है और इसके तहत क्या किया जाता है, सरकार की काफ़ी सारी योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यहाँ से आपको सारी योजनाएं जो है आसानी से उपलब्ध हो जाती। पीएमओ इंडिया पीएमओ भारत जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वहाँ से एक एप्लीकेशन जारी की गई जिससे भारत की योजनाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला हमारा बात करते हैं अगर मतदाता हेल्पलाइन, ये हेल्पलाइन, ये मतदाता हेल्पलाइन ये चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया है। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? डिजी लॉकर। डिजी लॉकर एक जो हमारे प्रमाणित दस्तावेज हैं उनको सुरक्षित करने के लिए ये सरकार द्वारा इसका जो है अनावरण किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अनावरण दोस्तों क्या है? जारी किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? यानी कि आज के समय में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है 15, 20, 25 या 30। बताइए दोस्तों अभी आपके कितने भाग हैं इसमें? दोस्तों वर्तमान समय 22 नहीं दोस्तों, इसमें आप एक ऑप्शन ऐड कर लीजिए 22। भारतीय संविधान में कितने भाग की चर्चा की गई? टोटल भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं। आपका आंसर डी हो जाएगा ई। ठीक है दोस्तों, टोटल 22 भाग हैं। ये आपके भारतीय संविधान के प्रमुख भाग हैं। ठीक है, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं पढ़ देता हूँ। अनुच्छेद भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा की गई, जिसमें क्या है दोस्तों? संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 जो है 2 में नागरिकता की चर्चा की गई। अनुच्छेद 3 में मौलिक अधिकार। अनुच्छेद जो भाग 4 सॉरी अनुच्छेद 2 में भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं, भाग 5 में जो है संघ की चर्चा की गई है जिसमें आपकी कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति, आपके न्यायपालिका, सीएजी। भाग 7 की अगर बात करते हैं तो आपकी राज्य की कार्यपालिका जो होती है, जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसमें उच्च न्यायालय आ गया, आपका राज्यपाल आ जाता है उसी के अंतर्गत। भाग जो 7 को दोस्तों ये क्या निरस्त कर दिया गया है, ये अनुच्छेद 238 था। भाग 8 की बात करते हैं तो उसमें आपकी यूटी की चर्चा की गई है। भाग 9 में पंचायतें, 9A में नगर पालिका, 9B में सहकारी समितियां। भाग 10 की बात करते हैं तो आपकी SC/ST क्षेत्र की चर्चा की गई है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भाग 11 में संघ और राज्य क्षेत्र के बीच जो संबंध को दर्शाया गया उसकी चर्चा की गई है। भाग 12 की अगर बात करते हैं तो वित्त संपत्ति से संबंधित जो मुकदमे हैं वो भाग 12 में। भाग 13 में भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की चर्चा की गई है। भाग 14 आपका संघ और राज्य की सेवाओं से, संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं उससे संबंधित है। भाग 15 आपका न्यायाधिकरण से संबंधित है। 14A भाग 15 आपका चुनाव आयोग से संबंधित है। भाग 16 जो है कुछ जो है SC/ST को आरक्षण दिया गया है उससे संबंधित है। भाग 17 दोस्तों राष्ट्रभाषा से संबंधित है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाग 18 आपका आपातकालीन शक्तियां जो है प्रावधान है संविधान में की गई हैं। भाग आपका 19 विविध से है। भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 21 जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान जो है। और भाग 22 जो है इसमें आपके जो संक्षिप्त शीर्षक आरंभ हिंदी जो भाषा है, आधिकारिक भाषा पाठ है उससे संबंधित है। ठीक दोस्तों, तो ये भाग आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं हट जाता हूँ, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम रट लीजिए। यूपी कांस्टेबल में एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन इससे आना 110% कन्फर्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? वेनेजुएला अभी हाल ही में करंट में चर्चा में रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे आप दोस्तों स्टार लगा लीजिए। तो वेनेजुएला की कैपिटल दोस्तों क्या है? निकोसिया।
सान सल्वाडोर, क्यूटो या कराकस। ठीक दोस्तों, आप लोग ऑप्शन में बताइए। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? अगर बात करते हैं निकोसिया, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों? ये कैपिटल है साइप्रस की। साइप्रस की कैपिटल क्या है? निकोसिया। अल सल्वाडोर की दोस्तों सान सल्वाडोर की बात करते हैं, ये अल सल्वाडोर की कैपिटल है। अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर की कैपिटल क्या है? सान, एक सेकंड दोस्तों, ये हो गया। हाँ, अल सल्वाडोर की कैपिटल क्या है? सॉल्ट सल्वाडोर। और बाकी क्यूटो किसकी कैपिटल है दोस्तों? इक्वाडोर। इक्वाडोर छोटा देश है। और आपकी कराकस कहाँ की? वेनेजुएला की कैपिटल हो जाएगी। क्या दोस्तों बताइए, वेनेजुएला की कैपिटल क्या है दोस्तों? कराकस। और अभी वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति कौन थे? ये इंपॉर्टेंट नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए इनके राष्ट्रपति कौन थे? निकोलस मादुरो। मादुरो। आप दोस्तों जैसे जानते हैं कि वेनेजुएला के पास तेल का बहुत व्यापक मात्रा में भंडार है। तो उसी तेल पे कब्जा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इनको राष्ट्रपति को लोकतंत्र देश के राष्ट्रपति को वहां से अगवा करके अपने देश ले जाना, अपनी संसद में सुनवाई करना, ये आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनके राष्ट्रपति का नाम निकोलस मादुरो, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार है? तो भारत में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार है? आपका ऑप्शन है यूरेनियम, रेडियम, बेसमेंट और थोरियम। देखिए, एक झारखंड की खान है जादूगोड़ा जादूगेड़ा की खान है। एक सेकंड दोस्तों, जादूगेड़ा की खान है, ये आपकी झारखंड में पड़ती है। यहाँ से दोस्तों क्या होता है? यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। ठीक दोस्तों, इकलौती खान मतलब जादूगोड़ा जो इकलौती खान है जहाँ से भारत में मतलब यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। बाकी थोरियम का जो भंडार है भारत में, विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम भारत में पाया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग तो आप देखिए परमाणु बम बनाने के लिए होता है, और यही एक कारण है जिससे अमेरिका ने ईरान को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रखा है। फिर भी वो अपने लास्ट दम तक वहाँ के जो रक्षा मंत्री उन्होंने बोला है, हमारे सैनिक और अंतिम गोली तक हम लड़ाई करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे लिए एक मोटिवेशनल जैसा है कि हमें भी अपने परीक्षा के लिए अंतिम समय और अंतिम क्षण तक लड़ना है और सिलेक्शन लेना है इस साल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे नहीं स्थित है? तो दोस्तों अभी जैसे मैंने आपको बताया, गोदावरी जिसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा ये किस लिए कहा जाता है? क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो इसमें कौन सा शहर है जो गोदावरी तट पे नहीं स्थित है? नासिक भी आपका स्थित है, नवसारी, नांदेड़ भी स्थित है, और निजामाबाद भी स्थित है। नवसारी आपका जो है ये गोदावरी के तट पे स्थित नहीं है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। दोस्तों देखिए, इसमें भारत का नाम तो है नहीं, क्योंकि भारत का भी राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का जो राष्ट्रगान लिखा था कब 1911 में। दोस्तों जब बात करते हैं 1905 की, 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन दोस्तों बताइए बंगाल विभाजन कब होता है? 1905। 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है तो हमारे वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या था? 1899 से 1905 तक। तो उस समय भारत का जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, तब इन्होंने एक राष्ट्रगान लिखा था, और उसे जो है 1971 में बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगान घोषित किया है। यह 10 लाइन में लिखा हुआ राष्ट्रगान है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका टाइटल क्या है? क्या दोस्तों, जिसका टाइटल क्या है? अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार
बांग्ला, बांग्ला यानी हमारा सोने का बंगाल। ठीक दोस्तों, क्योंकि बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था 1905 में बंगाल विभाजन के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील से लगातार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चिल्का झील ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है? खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, पानी की झील। और ये क्या है दोस्तों? एक लैगून झील भी है, लैगून झील। ठीक दोस्तों, तो आपके ऑप्शन क्या है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या केरल। ठीक दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में स्थित चिल्का खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आप बताइए आपको क्लास कैसी लगी। क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, आप लोग लगातार बने रहिए और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। हम लोग कुछ दिन में लाइव क्लास करते हैं। और ठीक है दोस्तों, नमस्कार, लव यू ऑल, जय हिंद।